हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो एसएससी का टॉप 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि प्रैक्टिस के तौर पर है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अच्छा, ये देखने में केवल 20 है। हर एक क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट्स एडिशनल हम ऐड करते हुए चलते हैं। तो इस सेशन के लास्ट तक आपके पास लगभग 100 क्वेश्चन की जानकारी होती है। ठीक, यानी एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका की तरह है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है C3H8। क्या होता है? C3 और H8 होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3 और H8 होता है। ओके। अच्छा, ये जो प्रोपेन है, ये प्रोपेन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार में आता है। क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार में आता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना हुआ होता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसका सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। ये एल्केन समूह है। कौन सा समूह है? तो ये एल्केन समूह है। इसके लास्ट में हमेशा एन आएगा, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया। ठीक, यानी लास्ट में एन आता है। और ये किस फॉर्मूला पर होता है? तो CnH2n+2 पर होता है। वहीं एक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक तो एल्काइन होता है, एक तो एल्कीन होता है। एक तो एल्कीन होता है जिसका सूत्र होता है CnH2n। ठीक, और एक एल्काइन होता है। क्या? एक एल्काइन होता है। तो एक एल्काइन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। ठीक, CnH2n-2 होता है। ठीक। मीथेन का मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। ठीक, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। और इसको मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। और जो मीथेन होता है, ये धान के खेत या फिर जो गोबर होता है उससे निकलता है। ठीक है। जो गोबर गैस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यही मीथेन होता है। ठीक। अच्छा, वहीं पर अगर प्रोपीन का सूत्र पूछ दिया जाए, यानी एल्कीन समूह में अगर हम प्रोपीन का अगर फार्मूला पूछ दें, ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक, तो C के जगह पर क्या होगा? C के जगह पर 3 होगा, यानी प्रोपेन जो होता है 3 नंबर पर आता है। तो N के जगह पर हम 3 रख दिए, और फिर जब यहाँ हम 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6, यानी C3H6 हो जाएगा। ठीक, अगर हम प्रोपीन की बात करेंगे तो क्या? अगर हम प्रोपीन की बात करेंगे तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर कितना था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर कितना था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर कितना था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास जो दर था 4.4 था। कितना था? 4.4 था। ठीक। अच्छा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का साल कौन सा था? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चला। देखिए, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना खुद 5 वर्ष तक नहीं चला, केवल 4 वर्षों तक चला। 1974 से लेकर 1978 तक चला। ठीक, और इसका जो प्रमुख लक्ष्य था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था, गरीबी उन्मूलन। क्या? इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन था। गरीबी उन्मूलन तथा गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इस समय पीएम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अच्छा, इंदिरा गांधी 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया गया था। ठीक, और ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना हो गया, हम कल के सेशन में बताए थे कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, कब से कब तक चला? तो वो चला था 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक। अच्छा, इसका मॉडल कौन था? इसका मॉडल जो था हेरोल्ड डोमर मॉडल था। हेरोल्ड डोमर मॉडल था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? तो जो प्रथम अध्यक्ष थे वे जवाहरलाल नेहरू थे। क्या? जवाहरलाल नेहरू थे। इसका लक्ष्य क्या था? तो कृषि
कृषि क्षेत्र में विकास इसका लक्ष्य था। क्या था? कृषि क्षेत्र में विकास इसका प्रमुख लक्ष्य था, कृषि क्षेत्र में विकास। और जितना लक्ष्य तय किया गया था उससे ज़्यादा की प्राप्ति होता है इसमें, जितना लक्ष्य तय किया गया था उससे ज़्यादा की प्राप्ति होता। अच्छा, जो पंचवर्षीय योजना है वो अभी समाप्त कर दिया गया। लास्ट पंचवर्षीय योजना क्या था? तो 2012 से लेकर 2017 के बीच में इसका टाइमिंग था, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं और इसको समाप्त कर देते हैं। और इस पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अब आता है नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग आता है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें योजना अवकाश भी होता है, यानी एक ऐसा समय रहता है जिसमें यह पंचवर्षीय योजना काम नहीं करता है, और वह रहता है 1966 से लेकर 1969 के बीच में। 1966 से लेकर 1969 के बीच में योजना अवकाश रहता है। क्या रहता है? योजना अवकाश रहता है, इसमें योजना अवकाश रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि 1978 से लेकर 1980 तक इसमें अनवरत योजना चलता है, रोलिंग प्लान चलता है। क्या? अनवरत योजना चलता है, यानी रोलिंग प्लान चलता है, अनवरत योजना चलता है। और प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनता है जिसका नेतृत्व करते हैं मोरारजी देसाई। जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? मोरारजी देसाई करते हैं। ठीक है, इस ये जो अनवरत योजना में किस चीज़ को शामिल किया गया था? तो अनवरत योजना में उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति की गई थी, शराबबंदी की गई थी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया था तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अच्छा, जो अनवरत योजना है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवरत जो योजना है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गुन्नार मेडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। या फिर मॉडल की बात करें किसने तैयार किया था? तो गुन्नार मेडल ने तैयार किए थे। ठीक, गुन्नार मेडल ने तैयार किए थे। ठीक है, और गुन्नार मेडल की एक प्रमुख पुस्तक है एशियन ड्रामा, जिसमें इसकी चर्चा करते हैं। कौन पुस्तक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा है। एशियन ड्रामा है, गुन्नार मेडल का है, एशियन ड्रामा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले कि लास्ट वाला 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना ही चला, वो भी सही समय तक नहीं चल पाया। और अब इन क्या है? उसकी जगह पर नीति आयोग है। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में होता है? क्या? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में होता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन 40वां अनुच्छेद में होता है। अच्छा, ये जो 40वां अनुच्छेद है किसके अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्या? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ये जो डीपीएसपी है किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, अच्छा, एक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो 36 से 51 तक डीपीएसपी आता है। क्या? 36 से आर्टिकल 36 से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। एक ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ वो ओरिजिनल, अगर हम पंचायती राज की गठन की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक, संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। वहीं अगर हम 74, अच्छा, इसकी चर्चा किस अनुसूची में है? तो इसकी चर्चा 11वीं अनुसूची में है। इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। वहीं 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये नगरीय पंचायती समिति की बात करता है। नगरीय पंचायती समिति की बात करता है। ठीक, जो ये पंचायती राज व्यवस्था है किसके सिफारिश पर आया था? ठीक, किस कमेटी के सिफारिश पर आया था? तो बलवंत राय मेहता के
समिति की सिफारिश पर आया था, इसमें कितने स्तर की सरकार की बात की जाती है? तो त्रिस्तरीय की बात की जाती है। कितने स्तर की बात किया जाता है? तो त्रिस्तरीय शासन की बात किया जाता है। एक तो ग्राम स्तर पर होता है, दूसरा ब्लॉक स्तर पर होता है और तीसरा जिला स्तर पर होता है। एक ग्राम स्तर पर, एक क्या होता है, एक तो ग्राम स्तर पर होता है, दूसरा ब्लॉक स्तर पर होता है और तीसरा जिला स्तर पर होता है। ठीक। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? क्या भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में टोटल अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। लेकिन शुरू शुरू में कितना मौलिक कर्तव्य था? केवल 10 ही मौलिक कर्तव्य था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य हो गया है? 11 हो गया है। अभी मौलिक कर्तव्य कितना हो गया है? 11 हो गया। अच्छा, जो 11वां है वह 84 यानी 84वीं संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। क्या? शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। और शिक्षा के अधिकार कितने वर्ष की आयु तक? तो 6 से 14 वर्ष की आयु, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना उनके अभिभावक की जिम्मेवारी है, उनका मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये जो मौलिक कर्तव्य है किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। क्या? सोवियत संघ रूस से लिया गया। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा 51 के ए में है। 51 के ए में है। इसकी चर्चा कहाँ है? तो 51 के ए में है। ठीक, किस भाग में है? तो चौथा ए में है। किस भाग में है? तो चौथा ए में है। अच्छा, जो मौलिक कर्तव्य है किस समिति की सिफारिश पर आया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अच्छा, ये क्या जब संविधान लिखाया तब से ही जुड़ा हुआ था? नहीं, इसको 42वें संविधान संशोधन, क्या 42 संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42 अमेंडमेंट। ठीक, इसके तहत क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आवेदन कुल कितने हैं? 11 है। शुरू में कितने थे? 10 थे। क्या हमारा संविधान बना तो मौलिक कर्तव्य था? बिल्कुल नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक, और किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। किस अनुच्छेद में चर्चा है इसकी? तो 51 के ए में चर्चा है। किस भाग में चर्चा है? तो चौथे के ए में चर्चा है। ठीक, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कौन सा है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है शिक्षा के अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक की यह जिम्मेवारी है कि उनको क्या करे? शिक्षा प्रदान करें। ठीक, उसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, किस त्यौहार के अंतर्गत सितंबर में फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है? किस त्यौहार को सितंबर में फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है? 5 नंबर प्रश्न है। इसका जो सही जवाब है ओणम है। किस त्यौहार के अंतर्गत सितंबर में फसल कटाई के समय में मनाया जाता है? तो ओणम को मनाया जाता है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार कहते हैं। केरल के तट को क्या बोलते हैं? केरल के तट को मालाबार बोलते हैं। ठीक, केरल के तट को मालाबार बोलते हैं। ठीक, अच्छा, केरल में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। केरल क्या है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। उसके बाद सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य भी कौन है? केरल ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल ही है। ठीक, अच्छा, एक और, ये सबसे पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना है। डिजिटल साक्षर राज्य बना है। जो एक तितली अभयारण्य है, तितली अभयारण्य एक करेंट है। तितली अभयारण्य का भी प्रारंभ पहली बार कहाँ किया गया है? तितली अभयारण्य का प्रारंभ पहली बार कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। अच्छा, केरल का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? केरल का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम। क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम है।
कथकली और मोहिनी अट्टम है। केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? पृथ्वी की वायुमंडल की पहली परत कौन सा है? तो पृथ्वी की वायुमंडल की जो पहली परत होती है वो कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। इसके बाद समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्यम मंडल होता है, मध्यम मंडल होता है। उसके बाद आयन मंडल होता है, आयन मंडल होता है। और उस आयन मंडल के बाद क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। ठीक, आयन मंडल के बाद क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। अच्छा, इस क्षोभ मंडल में क्या, इस क्षोभ मंडल में इस क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे वर्षा हो गया, कुहा हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा देखने को मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। अच्छा, समताप मंडल में इसका तापमान नियत रहता है, और जिसके कारण यहाँ पर जेट यानी हवाई जहाज की उड़ान किस मंडल में भरी जाती है? तो समताप मंडल में भरी जाती है। हवाई जहाज जो होता है, हवाई जहाज वो किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में। इसी में ओजोन पाया जाता है। इसी समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है? तो ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ओजोन को किस यंत्र से किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। क्या? डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन फैलता किससे है? तो ये CFC से फैलता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन से फैलता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहाँ से निकलता है? तो जो भी AC होता है, जो फ्रीज होता है, जो AC फ्रीज होता है, उसी में से यह गैस निकलता है, जिससे जो ओजोन है वो ओजोन की परत कमजोर हो जाती है। ओजोन आखिर करता क्या है? तो ओजोन हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जो कि मानव मानव के लिए हानिकारक है, जिसके कारण बहुत प्रकार के रोग जैसे कर्क रोग यानी कैंसर हो सकता है, उससे हमारी त्वचा की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यह सुरक्षा के लिए, मानव सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इसकी मोटाई कम हो जाती है तो सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे त्वचा पर डायरेक्ट आएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आयन मंडल की बात करते हैं। तो आयन मंडल में बहुत सारे आयन पाए जाते हैं, और उसके बाद वाला क्षेत्र जो होता है वो बहिर्मंडल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। 7वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? क्या? गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर की बात करते हैं तो गांधी इरविन समझौता होता है कब? 5 मार्च 1931 को होता है। क्या? 5 मार्च 1931 को होता है। क्यों होता है? ताकि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जा सके। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले सके। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस क्या कर सके? भाग ले सके। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक, प्रथम में कांग्रेस भाग लिया नहीं लिया। ठीक, लेकिन 5 मार्च 1931 के जब ये गांधी इरविन समझौता हो जाता है। अच्छा, गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। क्या? गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। कौन समझौता? दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अच्छा, ये जब हो जाता है, ये गांधी इरविन समझौता हो जाते हैं, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। और उस समय का जो प्रधानमंत्री होता है मैकडोनाल्ड होता है। ठीक, उस समय का जो प्रधानमंत्री होता है कौन होता है? मैकडोनाल्ड होता है। और वह लाता है सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल अवार्ड लाता है। क्या लाता है? कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक निर्वाचन लाता है, जिसका समर्थन भीमराव अंबेडकर करते हैं, लेकिन काफ़ी विरोध गांधी जी करते हैं और वहाँ से निकल कर चले आ जाते हैं। बाद में होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट। ठीक है, 1932 में होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, जब ये यरवादा जेल में थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में अगर हम सूक्तों की संग्रह की बात करें तो इसमें कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। अच्छा, ऋग्वेद एक वेद है।
ठीक। इसमें टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक। अच्छा, जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। क्या? गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र की चर्चा है। ठीक। जो नौवां मंडल है ये सोम को समर्पित है। जो नौवां मंडल है किस चीज़ को समर्पित है? सोम को समर्पित है। सोम एक देवता होते हैं, सोम को समर्पित है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो 10वां मंडल है, इसमें जो 10वां मंडल है, ये चतुष्वर्ण की चर्चा करता है, यानी वर्ण विभाजन की बात करता है, चतुष्वर्ण की बात करता है। ठीक है, चतुष्वर्ण की बात करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ऋग्वेद का उपवेद किसको कहते हैं, तो ऋग्वेद का उपवेद बोलते हैं आयुर्वेद को। किसको बोलते हैं? तो आयुर्वेद को बोलते हैं। ठीक। और ऋग्वेद में अगहन्य पशु किसको माना गया है? तो अगहन्य पशु जो है गाय को माना गया है। किसको माना गया है? तो गाय को अगहन्य पशु माना गया है। क्या? गाय को अगहन्य पशु माना गया है। ठीक है। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, इसमें ऋचाएँ की संख्या कितनी है? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। अच्छा, ऋग्वेद को पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। टोटल वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो सामवेद है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद में ये जो बीमारी इलाज होता है, वशीकरण होता है, शादी विवाह होता है, ठीक है, जादू टोटका होता है, इन सारे चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इन सारे चीज़ों का क्या किया गया है? इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख जो देवता थे वो इंद्र थे। सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। अच्छा, किसके द्वारा रचित है? ऋग्वेद की रचना किसने किया है? तो ऋग्वेद की रचना जो किए हैं वह विश्वामित्र किए हैं। ठीक है। और जो सूर्य देवता को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। क्या? सूर्य देवता को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। जो चतुष्वर्ण की बात कर लिए हैं, इसमें 10वें मंडल में है चतुष्वर्ण की रचना। ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता कब है? 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में होता है। क्या? 1969 में होता है। और ये कौन सा पंचवर्षीय योजना रहता है? तो ये रहता है तो 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1969 में होता है। 1969 में होता है। क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1969 में होता है। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना था। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अगर हम समय की बात करते हैं तो 1969 से लेकर 1974 तक था। 1969 से लेकर 1974 तक था। ठीक। अच्छा, ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर ले, प्रमुख और तथ्य क्या था? तो जो चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था? तो डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित था। डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित था। ठीक। गाडगिल मॉडल पर आधारित था। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो कृषि विकास दर रहा वो सर्वाधिक रहा है। कृषि विकास जो दर था, जो कृषि विकास दर था वो क्या था? वो सर्वाधिक रहा है। कृषि विकास जो दर था वो सर्वाधिक रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड इसी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया। ऑपरेशन फ्लड इसी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? तो शुरुआत किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? शुरुआत किया गया ऑपरेशन फ्लड की। ठीक। और यह पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा। क्यों? क्योंकि 1971 में युद्ध ढह जाता है, जिसके कारण भारत को अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। भारत को क्या करना पड़ता है? अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम बैंक आया तो अगर हम
केंद्रीय बैंक की बात करें भारत में, केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है। कौन सा केंद्रीय बैंक है? ये आरबीआई है। क्या करती है? महंगाई को नियंत्रित करती है। क्या? महंगाई को नियंत्रित करने का काम करती है। उसके बाद इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। क्या? इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ठीक। आरबीआई का गठन कब होता है? तो 1935 में होता है। कौन सा कमिटी था? यंग हिल्टन कमिटी था। कौन सा कमिटी था? कौन सा समिति था? तो यंग हिल्टन समिति था। यंग हिल्टन समिति था। यंग हिल्टन समिति था। ठीक। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। अच्छा, इसके पहले गवर्नर की बात करें तो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे पहले गवर्नर। पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक। लेकिन ये ऑसबॉर्न स्मिथ थे वो भारत के नहीं थे। ऑसबॉर्न जो स्मिथ थे वो भारत के नहीं थे। तब पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर कौन बने? तो ये बने सीडी देशमुख। कौन बने? तो सीडी देशमुख बनते हैं पहले आरबीआई के गवर्नर। सीडी देशमुख। ठीक। अभिन 26वें नंबर के गवर्नर है। अभिन जो 26वें नंबर के गवर्नर है ये आपको बताना है कि कौन है। कमेंट करके बताना है कि आपको जो अभिन आरबीआई के 26वें गवर्नर है ये कौन है। ठीक। अच्छा, बैंकों का नियंत्रण करने का काम भी ये आरबीआई ही करता है। बैंकों का नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? ये आरबीआई ही करता है। क्या? बैंकों का नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो ये आरबीआई ही करता है। ठीक है। आरबीआई ही करेंसी नोट जारी करता है। क्या? आरबीआई ही क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है। आरबीआई की खुली बाजार कार्यवाही का अर्थ होता है कि सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय। क्या होता है? सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की? आत्माराम पांडुरंग की बात करते हैं। तो आत्माराम पांडुरंग 1867 में प्रार्थना समाज की बात की है। आप ऐसे याद रह सकते हैं कि आत्मा से प्रार्थना करना है। किसी से करना है? आत्मा से प्रार्थना करना है। रामकृष्ण मिशन का गठन विवेकानंद कब करते हैं? विवेकानंद करते हैं। युवा बंगाल आंदोलन की सर विवियन डेरेजियो करते हैं। विवियन डेरेजियो करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के गठन कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। एनी बेसेंट करती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम अगर हम लिंग अनुपात की बात करें तो हरियाणा में है। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है? तो हरियाणा में है। ठीक। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है? तो हरियाणा राज्य में है। तो 2011 के अनुसार किस राज्य की लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा राज्य की लिंग अनुपात सबसे कम है। ठीक। हरियाणा राज्य की लिंग अनुपात सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य की बात करें तो वो कौन सा राज्य है? तो केरल है। कौन सा राज्य है? तो वो केरल है, और कोई और नहीं बल्कि वो केरल राज्य है। अच्छा, सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे साक्षर राज्य भी कौन सा है? तो केरल ही है। डिजिटल साक्षर वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। डिजिटल साक्षर वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह केरल ही है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। ठीक है। और बिहार का साक्षरता दर बहुत कम है। बिहार का साक्षरता दर क्या है? बहुत कम है। 22वां प्रश्न है, स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टंपिंग जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो स्टंपिंग जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, जो चाइना मैन होता है
जो चाइना मैन होता है ये भी क्रिकेट से संबंधित होता है। ठीक, जो स्विंग होता है ये भी क्रिकेट से संबंधित होता है। जो वाइड होता है ये भी क्रिकेट से संबंधित होता है। ठीक, और जो मेडन होता है वो भी क्रिकेट से संबंधित होता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, और इस क्रिकेट की शुरुआत कहाँ होती है? तो इस क्रिकेट की शुरुआत होती है इंग्लैंड में। कहाँ होती है? तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड में होती है। ठीक, इसकी शुरुआत इंग्लैंड में होती है। ओके, और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इसमें पीडीएफ गलत टाइप हो गया है। इसका जो वास्तविक होना चाहिए वो है हांगड़ी गाजा नृत्य। क्या है? हांगड़ी गाजा नृत्य। हांगड़ी गाजा नृत्य। हांगरी गाजा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? हांगरी गाजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो सही जवाब है वो महाराष्ट्र का। हांगरी गाजा नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो महाराष्ट्र का। किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अन्य भी जो कुछ डांस है, जैसे लावनी हो गया, तमाशा हो गया, लावनी हो गया, तमाशा हो गया, लेजिम हो गया, या फिर पोवाड़ा हो गया, लेजिम हो गया, पोवाड़ा हो गया, डिंडी काला हो गया। क्या? डिंडी काला हो गया, डिंडी काला हो गया। ठीक, और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मुंबई को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? मुंबई को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया। ठीक है, इनको चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। एक किसके गुरु थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? तो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? तो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। किसको हराकर? तो धनानंद को हराकर। ठीक है, धनानंद को हराकर ये मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इन्हीं के समय में 323 बीसी में, इन्हीं के समय में ये गद्दी पर 323 बीसी में बैठते हैं, लेकिन 326 बीसी में सिकंदर भारत में आया था। 326 बीसी में सिकंदर भारत में आया था, और इसकी जो सिकंदर की सेना थी वह ब्यास नदी को पार करने से इनकार करती थी। ठीक है, और झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ इनका युद्ध होता है। सिकंदर का युद्ध होता है किसका? जिसको हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। हाइडे, झेलम का पुराना नाम क्या है? बीतस्ता है। अच्छा, मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक है, उसका नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है, उसके बाद विशाखा दत्त की है मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है। विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है मुद्रा राक्षस। ठीक, 15वां प्रश्न, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो भारत से संबंधित है। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? ये भारत से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है? एक बैल को या फिर सांड को क्या किया जाता है? नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, 16वां प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो ये दो लोगों के द्वारा किया जाता है। एक तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर
तिलक के द्वारा और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा, दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा। अच्छा, एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट 1917 में प्रथम महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक। बाल गंगाधर तिलक एक प्रमुख नारा दिए थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनका कुछ प्रमुख पत्रिका था, मराठा था, केसरी था, मराठा और केसरी था, मराठा और केसरी था। अच्छा, ये महाराष्ट्र में दो त्यौहार को मनाना शुरू किए थे। एक तो गणेश उत्सव था, एक तो गणेश उत्सव था, शिवाजी महोत्सव था, गणेश उत्सव और ये शिवाजी महोत्सव ये मनाना शुरू किए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो अगर हम बात करते हैं होम रूल की स्थापना कब होती है तो 1916 में होती है। ये अप्रैल में शुरू कर देते हैं बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट 1917 में लगभग साल के लास्ट में लगभग सितंबर महीने से ये शुरू करती है। ठीक है, एनी बेसेंट। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है कॉमनवेल्थ, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है कॉमनवेल्थ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको बताना है भाई कि पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो खेल में होते हैं 4 खिलाड़ी। कितने होते हैं? पोलो खेल में होते हैं 4 खिलाड़ी। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 किसमें होते हैं? क्रिकेट में होते हैं। 11 किसमें होते हैं? क्रिकेट में होते हैं। ठीक है, 7 खिलाड़ी किसमें होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं 7 जो खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो और कबड्डी में, वाटर पोलो और कबड्डी में, वाटर पोलो और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जबकि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ठीक है, और पोलो की बात करें, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। पोलो, अच्छा पोलो जब लिखिएगा तो इसमें POLO होता है, 4 अक्षर होता है, यानी पोलो में कितना होता है? तो 4 होता है। पोलो में कितना होता है? तो 4 होता है। ठीक है, और वहीं हम वाटर पोलो की बात करें, वाटर पोलो की बात करें तो इसमें कितना होता है? तो 7 होता है। वाटर पोलो की बात करें तो 7 होता है। पोलो में केवल कितना होता है? तो 4 होता है। 11 कितने किसमें होते हैं? तो हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में। हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में। इसमें हॉकी भी शामिल हो जाएगा और फुटबॉल भी शामिल हो जाएगा। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। वहीं अगर हम रग्बी फुटबॉल की बात करें, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ठीक, वहीं अगर हम नेट बॉल की भी बात करें तो नेट बॉल में भी कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 7 होती है। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। यानी वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि टेनिस या टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? टेनिस या फिर टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 1 या 2 होती है। टेनिस या टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 1 या 2 होती है। ठीक, 1 या 2 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? तो मिल्खा सिंह। ठीक है, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इनको
फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? क्या रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस की अगर हम बात करें, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ठीक, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? एड्स दिवस। ठीक है, अगर हम मानवाधिकार दिवस की बात करें, मानवाधिकार दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम चिकित्सक दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस की अगर हम बात करें, चिकित्सक दिवस की बात करें तो 1 कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस तो डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस, तो विश्व जल संरक्षण दिवस की बात करते हैं तो विश्व जो जल संरक्षण दिवस है, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें, अगर हम पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो वह कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वहीं अगर हम कहें कि जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैविक विविधता जो दिवस है वो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कमेंट करके बताइएगा आपको यह सेशन कैसे लगा। ठीक, आपका एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग।